मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम न्यूक्लियर के अंदर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी मदद मिलेगा। एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से एक मैसेजिंग होता रहेगा। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. How do you see connecting those? हमारे यहाँ रीयूज, रिसाइकल ये हमारे नेचर में है। अब देखिए ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है, और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है, और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। Yeah, the innovation both here in India and the world is coming along. Are the goals that we set, staying below 1.5 degrees, we probably will miss that. Even 2 degrees isn't going to be so easy. And the thing you and I really emphasized in Paris is the need for innovation. If the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach, then the adoption will be very good. If it's more expensive, it's not clear who's going to be willing to pay for that. Should the rich countries pay for that? It's not fair to tell India to slow down, building basic infrastructure just because the West had those emissions. But you'll have to have some adaptation, because there will be some warming, particularly which farmers will have to take into account. मुझे लगता है कि हमने 2-pronged strategy की तरफ जाना चाहिए। एक तो है इनोवेशन, और इनोवेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो, नेचर फ्रेंडली कैसे हो, उसमें इनोवेशन हो। भारत ने अभी अपने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है, और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशंस के लिए आइए। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए का जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उस पर आप रिसर्च करिए, इनोवेशन कीजिए। तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित करूँ, लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले, और ये वो लाइफस्टाइल। और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है, और मैं जब लाइफ कहता हूँ तब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल स्वीकार नहीं करते, प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं, तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों न करें, हम नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाए। अब हमारा मुसीबत क्या है, हमारा प्रगति का आंक क्या, तो भाई कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है, कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी में अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए कोशिश करेगा, स्टील कंजम्पशन की कोशिश करेगा, फिर स्टील उत्पादन के लिए लगेगा, तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा। मतलब हमने हमारी सोचने के तरीकों बदलना पड़ेगा। जब सोचने के हमारे पैरामीटर, जिंदगी के पैरामीटर, प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। बिजली कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है, स्टील कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है। Yeah, I've been interested in your discussions about green GDP. Update me on your thinking. मैं तो कहता हूँ दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए।
कि भाई तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं। हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की। तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूँगा, मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूँगा, मैं इतना पानी बर्बाद करूँगा, मैं ये करूँगा। Now, getting consumers involved in this, where they prefer the product that's the clean product when they're buying a car, when they're buying any product, and changing their food consumption. Even if they don't go all the way to be a vegetarian, they can eat less beef and more chicken, or less chicken and more fish. They can moderate quite a bit, and we know that also has some health benefit as well. Not only that, मैं तो कहता हूँ वेजिटेरियन में भी सोचने की इम्प्रूवमेंट जरूरी है। वेजिटेरियन में जैसे मिलेट, मैं यूएन के साथ मिलकर के मिलेट ईयर मनाया। मिलेट का फायदा यह है कि एक तो बिल्कुल बंजर भूमि में मिलेट पैदा होता है, मिनिमम पानी चाहिए, कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, और ये सबसे उत्तम प्रकार का फूड है, ये सुपर फूड है। अगर हम मिलेट को प्रमोट करते हैं तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा नुकसान करने वाली है, उसमें भी अगर मिलेट पर शिफ्ट करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। Yeah, when I was in Odisha, they were talking about how millet had been popular a long time ago, and then it came out of favor, and now there's a joint program with the foundation of the government. It's coming back up, and they even took me to some shops where the women were there showing these very nutritious, and actually they tasted good to me, millet crops. So that's a good message मैं for the देख world. रहा हूँ जी, मिलेट में इतना बढ़िया प्रोडक्शन आना शुरू हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट में आ गई, और एक प्रकार से उसका वैल्यू एडिशन हो गया। और कॉमन अब फैशन हो गई। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल में जाइए तो मिलेट का मेनू अलग देते हैं, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड का मेनू अलग देते हैं, और ज्यादा तो लोग मिलेट मेनू और उसके कारण मेरे छोटे किसान की इनकम भी बढ़ी है और पानी बहुत बचत हो रही है, तो बहुत बड़ा फायदा होने लगा है। Well, during the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented, and India made a lot of those. Sadly, in many countries, the fear of vaccination and even rumors about vaccines became a big problem. And you had actually very little of that here in India. So I'm curious, how did you manage the communication, and why do you think it came out better here? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। एक तो मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। ये पहली मेरी फिलॉसफी थी। दूसरा, मैं डे 1 से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट, मेरे देश के लोगों से बात। मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा, सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक करने के प्रयास हुआ, लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना था कि भाई हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है। जब ये विश्वास बन गया कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है और औरों की जिंदगी बचे इसमें मदद करनी है, तो एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया। और उसके कारण मुझे बाद में जो भी चीज कहता था देशवासियों को, वो मुझे मदद करते। फिर मुझे क्वेश्चन नहीं करते थे कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उनको लगता था, और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ। तो ये जन आंदोलन बन गया। एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा, और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बड़ी सभा, किसी ने मुझे रोका नहीं। आर्थिक रूप से मुझे बहुत बड़ा बोझ आया क्योंकि मुझे वैक्सीन बनाने में रिसर्च करनी थी,
फिर विश्वास दिलाना था कि यही वैक्सीन चलेगी, तो मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लेने लगा। और मेरी वो 95 एज की मेरी माँ थी उस समय, मेरी माँ ने भी पब्लिकली वैक्सीन लिया, तो मैंने उदाहरण करके दिखाया, तो लोगों को भरोसा पड़ा कि भाई ये जिंदगी बचा सकती है। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ, और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं, और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूं। उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूं। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूं, ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1930 के आसपास अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उस समय नगर पालिका होती थी, उसके मेयर थे, और उस समय एक एपिडेमिक की स्थिति पैदा हुई, वैक्सीनेशन करवाना था। कुछ लोगों ने रिलीजियस कारणों से उस समय वैक्सीन लेने से मना कर दिया, रेजिस्ट किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा कड़ाई की और कंपल्सन किया कि भाई मुझे सारे की जिंदगी बचानी है। यानी ये रेजिस्टेंस दुनिया के हर देश में सदियों से चला आया रहा, लेकिन अगर उसको ओपन अप करके हम करें तो शायद ठीक हो जाता है। तो मैंने सुना है कि आप गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जा रहे हैं, आपने शायद उसके विषय में कुछ पढ़ा होगा, आपने जाने का कार्यक्रम बनाया है तो। No, I'm very much looking forward to that. You know, I understand it's quite grand, much bigger than the Statue of Liberty. So that'll be fun to see. And also to meet some of the women's groups there and hear how they've gotten involved in tourism, or you know, how they see all the work that they do. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये रही थी, भारत को एक करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, यूनिटी में बहुत बड़ा रोल किया। तो मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने एक मास मूवमेंट शुरू की। मैंने लोगों को अपील की कि हर गांव से मुझे खेत में जो उपयोग किया है औजार, उसका लोहे का टुकड़ा चाहिए। हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा चाहिए, और वो चाहिए क्या, जिसका कभी न कभी खेत में औजार उपयोग किया है। तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों से मैंने किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया, उसको मेल्ट किया, और उसका मैंने स्टैच्यू में उपयोग किया है। दूसरा, मैं हर गांव से मिट्टी लाया, उस मिट्टी का मैंने एक यूनिटी वॉल बनाया है। तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी उसमें है, और मेरा उसके पीछे स्पिरिट है यूनिटी का। हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बनानी, उसके लिए मैंने स्टैच्यू बनाया। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये डबल साइज का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, और कम से कम समय में बनाया। Yeah, I hope they have a video of the construction, because I'm always fascinated how do you assemble something like that? इसका पूरा एक मैंने किताब निकाला है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरा। Okay. फिर फाउंडेशन स्टोन से लेकर के अब तक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ, उसका डिटेल स्टोरी है, वीडियोग्राफी भी है और बुक फॉर्म में भी है। वो मैं अपनी टीम को बताऊंगा, वो आपको मिले, क्योंकि ये सच में, और मैंने सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को वहाँ स्पेशली ले जाता था कि वो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी करे कि इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है, और वो बहुत ही उनका इंटरेस्टिंग था। वो अभी मैंने गुजरात में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सी केबल ब्रिज का उद्घाटन किया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। तो मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कहा तो वहाँ जाइए, उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं ये हमेशा इन चीज़ों में चाहता हूँ कि चीज़ें बना करके छोड़नी नहीं है, मैं उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहता हूँ, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूँ। So over our careers, technology's gotten so much better. I'm just curious in terms of your journey of using, PCs or phones or different types of software. Was there something that really drew you in, or what's that been like? एक तो मुझे पागलपन है टेक्नोलॉजी का।
खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी रहती है, बालक की जैसे रहती वैसे रहती है। मुझे बहुत याद है, बहुत पहले मेरे पास एक गैजेट था, हाथ में रखने वाली छोटी सी डायरी थी, अच्छी थी लेकिन थोड़ा वेट था। मैं बहुत साल पहले यूएसए गया था, तो जब यूएसए गया तो मैं बड़े मॉल में जाता था, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी वाली दुकान पे जल्दी जाता था। तो मैंने उनको कहा भाई ये इसका लेटेस्ट वर्जन कोई है क्या? तो वो देखता रह गया ये क्या है। बोले अभी तो हमारे देश में ये आया नहीं है, तो ये भी तो अभी आया नहीं, तो अगला वर्जन कहाँ से आएगा? तो मैं इतना एडवांस चीजों को ढूंढता रहता था, देखता रहता था, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं हुआ। मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। मैं पानी के प्रवाह की तरह नई चीजों को खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, और कहीं पर मुझे सुनता हूँ तो मैं ले आता हूँ। और शायद मुझे जल्दी से करने का भी शौक है, उसको मैं जल्दी से जल्दी कैसे लाऊं, जल्दी से कैसे करूं। जैसे एआई दुनिया के चर्चा करने लगी तो मैं एआई के पीछे मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा, मेरा ध्यान किसी चीज को देखता हूं, उसका मल्टीपल यूटिलिटी क्या होती है, तो मेरी सब फैकल्टी उस पर काम करना शुरू कर देती है। मैं कोई चीज देखता हूँ तुरंत मेरे नहीं ये नहीं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो ये शायद मेरा गॉड गिफ्टेड मेरा नेचर है। जो मैं समझता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको शायद कुछ ऐसी चीजें हैं सुनना बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जिंदगी के विषय में जो सुना है कि भाई गैरेज में आपने जिंदगी की शुरुआत की और वहां से यहाँ पहुंचे, उस जन्म में सबसे संतोषजनक पल कौन सा आया होगा? You know, I'm so lucky. I was born at a time when the chip miracle happened. I got a very good education. I have kind of an optimistic view, so dropping out of school to take risk didn't seem that dangerous to me. I have to say, though, the most exciting thing is when you see people using the technology. When you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity, and that I could take courses online and all that. And to see that other people, not only does it work for them, but it's kind of empowering them, that's been very gratifying. We still have a lot of limitations, but in that event with all the Microsoft India employees was kind of a milestone to see, okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. कौन सी किताब होगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा? Well, I think the one people are going to read one is Steven Pinker wrote one called The Better Angels of Our Nature. If you learn about the world, you see all the shortcomings. Children are still dying. And it can actually, the more you learn, it can seem very bleak. But the truth is, we have made incredible progress. More children are surviving. And so we have to both be upset that it's not good enough, but also understand that incredible progress. And so I thought that book really captures that duality in a brilliant, brilliant way. One question I've always wanted to ask you is, you're one of the hardest working people ever, but I'm just curious, when you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मेरे यहाँ रिलैक्सेशन ऑटो पायलट है, और वो मेरे जिंदगी को मिली हुई एक स्पिरिचुअल प्रसादी है मेरे गुरुजनों से, जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। काम ज्यादा कर सकता हूँ, करता हूँ, वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरे कमिटमेंट के कारण है। मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूँ, मैं मिशन के लिए जुड़ जाता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ दिखता नहीं है। तो एक तो ये वो कारण है। दूसरा, मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया, आई कैन से बॉडी ट्रेनिंग। जैसे मेरी बहुत कम नींद है, मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूँ,
मैं आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। और ये कारण था मेरा, जब एक कालखंड था जब मेरा हिमालयन लाइफ था, तो उसमें एक हमारी परंपरा रहती थी, जो संन्यास्त परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तो करीब वो 3:20 3:40 के बीच में होता है सुबह मॉर्निंग में। तो मैं उन चीजों से बड़ा आदी बना हुआ था, तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेन हो चुका है और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके कारण एक कमी भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी में लगा रहता हूँ, अपने काम में नया नया करता रहता हूँ। तो ये एक अच्छाई भी है, कमी भी है। Well, we've had fantastic partnership working together, and I see many opportunities to do even more. So look forward to talking again, whether it's the next time I'm here or hopefully I'll see you in Seattle sometime. मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर आज गप्पे मारने का मौका मिला। वैसे भी जब भी मैं आपके साथ मिला हूँ, मैंने आपका काफी समय भी लिया है हमेशा, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हैं। आपके मन में गरीबों के लिए कुछ करना, न्यूट्रिशन में कुछ करना, एजुकेशन में कुछ करना, हेल्थ में करना, ये मैंने फील किया है कि आप मन से कमिटेड हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास नए विचार होते हैं, नए, और आज भी आप नए विचारों के लिए उत्साहित होते हैं। आप आराम से जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, तो इसलिए मुझे हमेशा आपके साथ बात करना अच्छा लगा है और मुझे हमेशा कुछ न कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है कि हम दोनों अगर साल में 4-6 बार नहीं मिलते तो कभी महसूस होती है। लेकिन आज आए, आप समय निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। Thank you. सर। थैंक सर। थैंक यू। थैंक यू। These are some nutrition books. Finally, we're making progress on nutrition. Yes. Thank you. तमिलनाडु में तुटिकोटी, वहाँ पर ये मोती बनाते हैं और एक प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा काम वहाँ के फिशरमैन करते हैं। मैं गया था, मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी और आपके लिए ले जाऊंगा। Very generous. Thanks so much. भारत में वैसे टेराकोटा एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। ये बहुत पॉपुलर होता है, मंदिरों में रहता है, घरों में भी रहता है, पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष चीज़ें बनाते हैं वहाँ। ये हैं पश्मीना स्क्राफ्ट है और ये हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में। ये केसर है, ये भी कश्मीर का है। सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है और दूसरा मेरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाओ, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं। ये दार्जिलिंग चाय है, ये नीलगिरी चाय, और मैंने देखा आपने चाय पे चर्चा की। That was fun. Yeah. और ये सारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो मैं चाहूँगा ये सब आपको, मेरी यादें आपके साथ रहें। Yeah, you're very generous. I look forward to that. It'll remind me of Thank you. our time together. Thank you. Thank you.